कहानी की शुरुआत में एक आवाज बोलती है कि मास्टर करो आर्ट ऑफ स्वॉर्ड को। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो पहाड़ की चोटी पर बैठा होता है और वो बोलता है कि मेरे मास्टर के जो लास्ट वर्ड थे वो यही थे जब उन्होंने मुझे ये स्वॉर्ड दी थी। और वो बोलता है कि मैं पिछले 100 साल से इस स्वॉर्ड को यूज कर रहा हूँ, अब जाके मैंने इसमें मास्टरी कर ली है। और तभी वो बंदा काफी ज्यादा खांसने लगता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है और वो बोलता है कि जब मैंने डेथ को अपने सामने फेस किया तब मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो है रिग्रेट। और वो बंदा पहाड़ की चोटी पर मरते हुए ये बोलता है कि अगर उसके पास एक लाइफ और होती जिसमें वो नॉर्मल जिंदगी जी पाता तभी वो सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो मरे हुए हाल में बोलता है कि मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है। और तभी हमारे एमसी के सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को घूर रहा होता है। उसके बाद वो हमारे एमसी को काफी लात मारने लगता है और बोलता है तू बेवकूफ, तू नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, यही बोल के उसको लात मारने लगता है। और वो बंदा हमारे एमसी को लात मारते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि ये क्लैन ने तुझे यहाँ से नहीं निकाला। और वो हमारे एमसी से बोलता है कि ये सब तुम्हारी मॉम की गलती है क्योंकि उन्हीं की वजह से ये क्लैन इतना डाउनफॉल में गया है, ये क्लैन बर्बाद हो गया। और वो हमारे एमसी को मारने लगता है, हमारे एमसी का काफी बुरा हाल हो जाता है। फिर हमें डांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं। फिर हमें एक आवाज बोलती है यहीं से स्टार्ट हुआ था डांग क्लैन का डाउनफॉल। इसके बाद हमें काफी ज्यादा तबाही दिखाया जाता, आग का मंजर होता है और सभी चीजें जल रही होती हैं। और इस क्लैन को बर्बाद करने वाला एक ऐसा बंदा था जो मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लेजेंड था। वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 9 ग्रेड सेक्स से भी नहीं डरता था, उसने उसके ऑर्डर को भी मना कर चुका था। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो खून से सना होता है, वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये है डीमन लॉर्ड वास्ट हेवंस का, उसका नाम है जन हियोंग हियोन। अगर कोई बंदा उसकी बात नहीं मानता तो उसे काफी बड़ा प्राइस चुकाना पड़ता है, यानी कि अपनी जान दे करके। और इससे उसका मन नहीं भरता तो वो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और वो आवाज बताते कि जब भी उसे कोई पसंद आ जाता है तो वो उन्हें एक प्रपोजल भेज देता है और जब कोई उसके ऑफर को नहीं मानता तब होती है सिर्फ तबाही। वो बंदा अकेले ही पूरे फोर्स को हरा सकता है और जो डान क्लैन था वो भी इस बंदे से बच नहीं पाया क्योंकि जो डान क्लैन की जी ही रहती है वो उसके नजर में आ जाती है। और वो आवाज बोलती है कि जो बैटल हुई थी अगेंस्ट में डीमन फास्ट हेवेंस के और उसमें जो डान क्लैन थे उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, मगर इन सब के बावजूद उनके जितने भी रिसोर्सेस थे वो सभी खत्म हो गए थे और हमें वहाँ लाशें ही लाशें दिखती हैं जिन्हें मारते हुए वो बंदा आगे जा रहा था डीमन लॉर्ड। इसके बाद वो आवाज बोलती है कि जो ग्रेट क्लैन था वो अपने खत्म होने के कगार पर आ चुका था। इसके बाद वापस से हमें प्रेजेंट सीन में ले जाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अभी भी मार खा रहा होता है। हमारे एमसी का हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था और इसके सामने जो बंदा खड़ा था वो उसे बोल रहा था कि क्या हुआ, अभी तो मैंने तुम्हें मारना स्टार्ट किया है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए उसको घूरता है। ये देख के वो बंदा गुस्से में और उसे मारने लगता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से देखने की। और वो बोलता है ये सब तुम्हारी मदर की गलती है ये सब। और हमारा एमसी जमीन में पड़े पड़े उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये मेरा नॉर्मल दिन है, मेरा हर दिन ऐसा ही गुजरता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने घर की ओर जाने लगता है और वो सोचता है कि जो क्लैन का डाउनफॉल था क्योंकि जो डीमन लॉर्ड था उनको मेरी मॉम पसंद आ गई, जिनके वजह से जो यहाँ इतना ज्यादा मेरे मॉम पे वो लोग वायलेंस करते हैं और काफी
ज्यादा नफरत करते हैं। ये सब चीज मेरे ऊपर भी पास ऑन हो गई है। और तभी हमारा एमसी अपने घर का गेट खोल के अंदर आ रहा होता है, जहाँ उसकी मोम उसका इंतजार कर रही होती है। और वो हमारे एमसी से बोलते हैं कि बेटे तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो। और तभी वो हमारे एमसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और परेशान भी। और तभी वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी की ओर भागती हैं और वो बोलती हैं तुम्हारे फेस को क्या हुआ, ये तुम्हारे साथ किसने किया। और ये सुन के हमारे एमसी अपने दर्द को छुपाते हुए हंसता है और बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मॉम। मगर तभी हमारे एमसी को खांसी आता है और उसके मुंह से झरना निकल जाता है खून का। ये देख के उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो रोते हुए हमारे एमसी को बोलती हैं तुम मुझसे झूठ मत बोलो, क्या दूसरे बच्चे ने तुम्हें परेशान किया। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस गिर गया था। और हमारे एमसी की मॉम उनसे बोलती हैं कि क्या होगा अगर ये जो स्कार है ये तुम्हारे फेस पे रह जाए, ये नहीं हटे। तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं अगली बार से ज्यादा केयरफुल रहूंगा। और तभी हमारा एमसी अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए बोलता है आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद हमारे एमसी की मॉम थोड़ी शांत होती है और हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि डिनर का क्या होगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि मदर मुझे माफ करना, मुझे अभी इतना भूख नहीं है, मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने रूम में अपने बेड पर लेटा होता है और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये सब गलती मॉम की नहीं है और इसके बारे में मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। और हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैंने इसके बारे में और कुछ बात किया तो चीजें और खराब होते जाएंगे और यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने अपने फादर को भी खो दिया। और वो सोचता है कि अभी हमने डान क्लैन छोड़ भी दिया तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके बाद हमें कौन ही प्रोटेक्ट करेगा। और वो सोचता है कि अगर फादर यहाँ जिंदा होते तो क्या हमारे जितनी भी चीजें ये सब अलग होती। ये सब बात याद करके हमारे एमसी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, वो रोने की हालत में आ जाता है। उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो अभी ये रो देगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी फिर से उस बंदे से लात खा रहा होता है। वो बंदा हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए ज्यादा हो गया। इसके बाद वह बोलता है तुम टेंशन मत लो क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है। और उसके बाल को पकड़ के उसे ऊपर उठाता है और उस पर लगातार घूसे पे घूसे मारने लगता है। हमारे एमसी का हाल बुरा होने लगता है और जब हमारा एमसी इतना मार खा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है अब कब तक, मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा इस तरीके से। मगर तभी एक आवाज आती है जो उन बुली लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग रुक जाओ, ये अभी काफी ज्यादा हो चुका है। ये देख के वो बुली लोग पीछे घूमते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के हाथ में कई सारे निडल रहते हैं और वो बोलती है कि मैंने इसके साथ काफी ज्यादा टाइम बिताया है तो इस पे थोड़ा इजी जाओ। और वो वहाँ पे उछलते हुए उन लोगों को निडल दिखा रही होती है। उसे देखने के बाद वो बुली बोलते हैं फिर से नहीं, अब ये क्या लेकर आई है। इसके बाद वो लड़की उन लोगों को बताती है कि जो हायर सिलेक्शन प्रोसेस है वो आने वाला है तो क्या मुझे इस पॉइजन को टेस्ट नहीं करना चाहिए जो मैं यूज करने वाली हूँ। और तभी वो उस पॉइजनस निडल को निकालती है जिसे देखकर तो वो बुली भी हैरान हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक बुली हमारे एमसी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है जिसके बाद हमारे एमसी के चीखें निकल जाती है और वो बुली हमारे एमसी को डराते हुए बोलता है तुम्हारी एक गलत चाल और तुम यहाँ मारे जाओगे। और वो जो बुली रहता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि ये यहाँ से ना हिल पाए, तुम मुझे थैंक्स बाद में कर देना। और तभी वो लड़की हमारे एमसी की ओर पढ़ने लगती है और वो बोलती है तुम इतना टेंशन मत लो, मैं इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें एंटीडोट दे दूंगी। जो देख के हमारे एमसी का फटने लगता है, वो पूरे गुस्से में रहता है। फिर वो लड़की बोलती है तो ठीक है तुम ट्राई करना कि तुम मरो नहीं, ठीक है ना। उसके बाद वो उसका बाल पकड़ लेती है और उसके गर्दन में उस पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है। और जैसे ही वो निडल हमारे एमसी के गर्दन में जाता है उस गर्दन के चारों तरफ पॉइजन फैलने लगता है। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा दर्द में रहता है, वो काफी चिल्ला रहा होता है, उसकी आंख से काफी ज्यादा आंसू बह रहा होता है। और वो जो बेरहम लड़की रहती है वो बोलती है देखो तो इसकी स्किन में अभी से पॉइजन फैलने लगा। और तभी हमारे एमसी के दर्द भरे आंखों में उस बेरहम लड़की को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शैतानी हंसी हंस रही होती है। और तभी हमारे एमसी की आवाज आती है, वो बोलता है कि कब तक, मैं कब इस
से ठीक हो पाऊंगा। उसके बाद वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। इसके बाद हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी जमीन पर पड़ा होता है। तो वो जमीन पर पड़े पड़े अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि ये मेरी जो जिंदगी है वो यहाँ खत्म हो रही है। मगर फिर वो अपनी मॉम के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरी मदर को कौन प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचने के बाद जो हमारा एमसी रहता है वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। वो सोचता है मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इन लोगों से लड़ पाता। और हमारा एमसी जमीन में हाथ पटकते हुए बोल रहा होता है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, मुझे बस इतनी ताकत चाहिए कि मैं अपने आप को और अपनी मदर को बचा सकूं। और ये सब बोलते हुए हमारे एमसी की आँख काफी ज्यादा लाल हो जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है। मगर तभी कुछ होता है, एक स्वॉर्ड जो बिजली की रफ्तार से हमारे एमसी के सामने आके गिरती है, जिसे देख के हमारा एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। हमारा एमसी सोचता है एक स्वॉर्ड, और तभी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। हमारा एमसी इस तलवार को देखते हुए बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो कंफ्यूजन में सोचता है कि ये तो पहली बार है जब मैं इसे यहाँ देख रहा हूँ। मगर वो सोचता है कि मुझे इसे देखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ। और तभी वो होता है जिसका आप सभी को इंतजार था। हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और तभी उस तलवार में से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देख के हमारा एमसी सोचता है क्या ये मेरी है। और तभी हमारे एमसी की लाल आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और तभी हमारे एमसी के दिमाग में स्वॉर्ड मास्टर की यादें आने लगती हैं, जो बोल रहा होता है कि मैं पिछले 100 साल से स्वॉर्ड चला रहा हूँ। और तभी जो मास्टर ऑफ स्वॉर्ड रहती है उसकी आंख ग्लो करने लगती है और वो बोलता है मैं वापस आ ही गया। तभी वो कुछ मेथड परफॉर्म करने लगता है, द मेथड ऑफ द स्वॉर्ड, उसके बाद द मेथड ऑफ फ्लो ऑफ स्वॉर्ड, उसके बाद द पाथ ऑफ द स्वॉर्ड, और आखिर में द एनलाइटमेंट। और वो बोलता है कि इस चीज को अचीव करने के लिए ना जाने मैंने कितनी बार स्वॉर्ड चलाई है, ये तो आप देख ही सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस पहाड़ पर सिर्फ निशान ही निशान रहती हैं तलवार की, और वो स्वॉर्ड किंग उन सारे निशानों को देख रहे होते हैं। और तभी जो स्वॉर्ड किंग रहते हैं उन्हें दिखाया जाता है जिनके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। देख के लग रहा होता है वो किसी चीज के बारे में परेशान है, और वो हमें बताते हैं कि जो आखिर में रह गया वो सिर्फ था एम्प्टीनेस। और अपने हाथों को देखते हुए बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ पछतावा। इसके बावजूद कि मैंने स्वॉर्ड आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली थी। और वो बोलते हैं कि मैं अपनी मौत से तो बच नहीं पाया, अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिले तो मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहूंगा जहां मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं। और तभी हमें एक आइकॉनिक सीन दिखाई देता है जहां हमारे एमसी के पीछे स्वॉर्ड किंग रहते हैं, और हमें पता चलता है कि जो स्वॉर्ड किंग है और हमारा एमसी वो दोनों एक ही बंदे हैं। हमारा एमसी स्वॉर्ड किंग का पुनर्जन्म रहता है और उसे अपनी पुरानी पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। और तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है, मगर फिर भी मुझे यहाँ नॉर्मल लाइफ जीनी है। और तभी वो बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका हूँ, मैं ही हूँ गॉड ऑफ स्वॉर्ड पास्ट का। और तभी हमें एक और भयानक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ हमारे एमसी का चेहरा तो दूसरी तरफ गॉड ऑफ स्वॉर्ड। इसके बाद जो गॉड ऑफ स्वॉर्ड रहता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और काफी तगड़ा स्लैश लगाता है और वो अपने एमसी के बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद वो बोलता है अभी से मैं एक इंसान की जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद जो सीन रहता है वहाँ से शिफ्ट हो जाता और सुबह का सीन दिखाया जाता जहाँ बारिश रुक चुका होता है। तभी हमारे एमसी के घर को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम बोल रही होती है बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हुई है, उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। इसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैं ठीक हूँ मदर, मगर जो उसकी मॉम रहती है वो उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो,
हूँ, मगर मैं अब से ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उससे बोलता है कि मॉम मैं आपसे बाद में मिलूंगा। तभी हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। तभी जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता और हमें उन दोनों बुली को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि वो बंदा आज भी आएगा? तो उनमें से जो एक बुली रहता है वो बोलता है कि हमने पिछले दिनों से कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ना ही उसने कुछ बोला और ना ही उसके मदर ने इतना कुछ होने के बाद बोला, तो मुझे लगता है कि अगर वो हमारे सामने आया तब तब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ये सुन के जो दूसरा पुली रहता है वो हंसते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और वह पुली बोलता है कि इन सब के बावजूद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरे सामने आया तो वो मार खाना डिजर्व करता है। और वो बोलता है कि अगर वो हमारे सामने नहीं आया तो हम उसके घर जाएंगे। ये सुन के दोनों बुली हंसने लगते हैं, मगर तभी उनमें से एक बुली नोटिस करता है कि हमारा एमसी उनके सामने आ गया है और वो अपने दोस्त से बोलता है ओ तुम देखो वो आ गया। तभी हमारे एमसी की आइकॉनिक एंट्री दिखाई जाती है जहाँ वो काफी कूल अंदाज में चलते हुए उनकी ओर बढ़ रहा होता है। और तभी एक पुलिस जो रहता है वो पेड़ पे रहता है और वो बोलता है कि इसे यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लग गया। तो जो दूसरा पुलिस रहता है उसकी ओर देखने लगता है और तभी वो जो बंदा रहता है वो नीचे कूदता है और वो बोलता है कि मुझे लगा था कि ये यहाँ नहीं आएगा। और हमें दिखता है कि ये वही बुरी लड़की है और वो हमारे एमसी को आवाज देते हुए बोलते हैं कि हम यहाँ हैं, तुम यहाँ आ जाओ। और वहाँ पर जो और दो बुली रहते हैं उस लड़की को देखकर हंसने लगते हैं और उनमें से एक बुली उसको गाली देता है। ये सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हमारा एमसी उनके सामने आ जाता और उन्हें घूरने लगता है। इसके बाद हमारे एमसी के सामने एक बंदा आ जाता है और वो बुली हमारे एमसी से बोलता है कि तुम्हें कल रात में काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी ना, मगर देखो तो इस नमूने को, ये फिर भी यहाँ चला आया। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी उससे बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, जितना मुझे दुखा है मैं उसका डबल तुम्हें चुकाऊंगा। ये सुनने के बाद वो तीनों बुली काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वो बुली हमारे एमसी से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने कुछ ज्यादा ही मार खा ली थी हमसे क्या? और उनमें से एक बुली गुस्से में बोलता है लगता है उतना मार तुम्हारे लिए काफी नहीं था। और वो अपने बुली दोस्त से पूछता है कि क्या मैं इसका दिमाग सही कर दूं? और वो अपने हाथों से पावर रिलीज करते हुए हमारे एमसी को घूरने लगता है, मगर तभी वो बुली रुक जाता है क्योंकि जो वो बुरी लड़की रहती है वो उन दोनों बुली का नाम लेती है और ताली पे जाते हुए बोलती है क्या तुमने सुना, इसने अभी अभी हम सभी का नाम लिया। और वो गंदी सी शक्ल बनाने लगती है। इसके बाद वो बोलती है लगता है इसे मरने की कुछ ज्यादा जल्दी है। और वो अपने बुली दोस्त से पूछने लगती है कि क्या कल मैंने जो इसे पॉइजन दिया था वो काफी नहीं था, मैं इसे डबल पॉइजन दे दूं? तो वो बंदा बोलता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तभी हमारा एमसी पीछे से इन दोनों को देख रहा होता है और तभी हमें उस बुली को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के सामने खड़ा था और वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे सामने खड़ा है। इसके बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने बढ़ जाता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी सिर्फ अपने हाथ को आगे करता और इसके फेस को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसके फेस को घुमाते हुए जमीन में पटक देता है। ये देखने के बाद उन दोनों बुली का फट जाता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो वहाँ खड़ा होता है जिसके नीचे वो बुली पड़ा होता है। पूरा जमीन वहाँ छितरा जाता है और उनमें से एक बुली बोलता है कि उसने जी होंग को एक ही अटैक में हरा दिया। और जो वो बुरी लड़की रहती है वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मार्शल आर्ट सीख सकता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो वो जो दूसरा बंदा रहता है कि मुझे नहीं मालूम। तभी जो वो बेवकूफ लड़की रहती है वो हमारे एमसी से बोलती है कि तुम ही नहीं हो एक लौते जिन जो पावर यूज कर सकता है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उसकी तरफ देखता और वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भी पार्टिसिपेट करोगी हायर सेक्शन प्रोसेस में, क्यों मैंने सही कहा ना? और हमारा एमसी उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तो मुझे बताओ क्या तुम यही चाहते हो? और हमारे एमसी को अपनी ओर आते हुए देखते हुए उन बुली लोगों का हालत टाइट हो जाता है। उनमें से जो बुली का लीडर रहता है वो सोचता है डैम इट, ये बंदा पूरी तरीके से बदल गया, वो भी एक रात में। और जो वो बुली रहता है वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता और वो सोचता है कि जो जी होंग था वो इसलिए हारा क्योंकि वो तैयार नहीं था। और वो बुली सोचता है कि मैंने सालों से ट्रेन किया अपने आप को पार्टिसिपेट करने में
सिलेक्शन प्रोसेस में मैं इस जैसे लूजर से नहीं हार सकता। और वो हमारे एमसी पे जंप लगा देता है और वह पुलिस चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। और वो बोलता है जब मैं तुम्हें एक बार हरा दूंगा। और वो अपने डेगर से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। और तभी एक ऐसी चीज होती है जो उस बुली के लिए नहीं होनी चाहिए, तो हमारा एमसी उस बुली के हाथ को पकड़ लेता है। इसके बाद वो डेविल रूप में उसको देख कर उसके हाथ को क्रश कर देता है। और हमारा एमसी काफी कूल अंदाज में उससे बोलता है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो काफी ज्यादा हार्ड है। इसके बाद अगले सीन में हमें डार्क पॉइजन हॉल को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है एक समय पे इस हॉल को क्लैन लीडर के घर के जैसे इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब इसे एक ऑफिस बना दिया गया है जहाँ क्लैन के अफेयर को हैंडल किया जाता है। लेकिन जो क्लैन लीडर की पोजीशन है वो काफी समय से खाली है और वह बात बोलती है कि हमें एक मीटिंग करने की जरूरत है ताकि हम अपने क्लैन लीडर को चुन सकें। उसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, वो बोलता है लगता है कि यहाँ सब कोई आ चुके हैं, तो चलो इस मीटिंग को शुरू करते हैं। और वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो बोलता है उन सभी लोगों को छोड़ के जो हायर सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और वो आगे बोलते हैं कि हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए जो योंग मियोंग डान है उसके बारे में, सन ऑफ द पॉइजनस फिनिक्स, क्या वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बावजूद उसने ना ही किसी को बोला और ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस बुली का बाल पकड़े उसे घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है। और बैकग्राउंड में हमें उस बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो बोलता है कि अब ये सीक्रेट नहीं रह गया है कि वो दूसरों बच्चों से बुली होता है। और वो आगे बोलता है कि इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए इस प्रोसेस में। तभी हमारे एमसी के पास में दो बंदे खड़े थे, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। और उनमें से एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है लेकिन ये तो योंग मियोंग है जो कि हमारे पुराने लीडर का बेटा है। और जो हमारा एमसी रहता है उस बुली को टानते हुए वहां से आके पड़ता है। और उसके बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोलता है लेकिन अगर हमने उसे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया तो जो लेगिमेंसी प्रोसेस है वो हमसे क्वेश्चन पूछेगी। ये सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी रहता है वो बोलता है मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। और वो बूढ़ा बंदा बोलता है अगर मैंने उस बच्चे को अलाउ कर दिया क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता, वो एकदम कमजोर है, अगर उसने पार्टिसिपेट कर भी लिया इस प्रोसेस में तो उसे काफी ज्यादा हार्म होगा और उसकी रेपुटेशन खराब होने से ज्यादा ये खतरनाक बात है। वो बूढ़ा आदमी हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो क्लैन लीडर का डिसेंडेंट है, इसके बावजूद इन सब के बावजूद वो कुछ भी नहीं है, वो एक काली भेड़ है हमारे क्लैन में। इसके बाद अचानक से हमारा एमसी उस हॉल के गेट को खोल देता है। ये देख के जो हॉल के मेंबर रहते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो यहाँ खड़ा होता है, उसे देख के सब हैरान होते हैं। और एक बंदा बोलता है योंग मियोंग तुम यहाँ कैसे। और वो बूढ़ा आदमी काफी गुस्से में आ जाता है, वो हमारे एमसी से बोलता है योंग मियोंग क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जैसा ही हमारा एमसी ये बात बोलता है वहाँ चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और जितने भी एल्डर रहते हैं वो हमारे एमसी को घूरने लगते हैं। मगर तभी हमारा एमसी उस बुरी लड़की के बाल को पकड़ के उसको उन लोगों के सामने कर देता है और उस लड़की का हाल तो आप देख ही सकते हैं। उसे देखने के बाद उस बूढ़े आदमी का हालत खराब हो जाता है, वो काफी गुस्से में या कंफ्यूजन में लग रहा होता है। और हमारा एमसी उनसे बोलता है कि इस क्लैन के अंदर काफी सारे कचड़े भरे पड़े हैं। और हमारा एमसी उस लड़की को दिखाते हुए बोलता है कि हाँ ये उन कचड़ों में से एक है। ये सब सुनने और देखने के बाद एक बंदा भड़कते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने एक सिलेक्शन प्रोसेस के कंटेस्टेंट के साथ ऐसा कैसे किया। और आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे एमसी पे काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं। और एक और बंदा चिल्लाता और बोलता है क्या तुम इस बात से अनजान हो कि एक कंटेस्टेंट को हार्म करना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी
एमसी बोलता है, मैं अच्छी तरीके से क्लैन लॉ के बारे में जानता हूँ। अगर दो कंटेस्टेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है तब आपका लॉ क्या बोलता है, आपको ये नहीं मालूम? ये सुनने के बाद एक बंदा हैरान होता है, बोलता है, वेट, तुम क्या बोलना चाहते हो? और वो बूढ़ा बंदा हमारे एमसी से बोलता है, योंग मियोंग, तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो हायर सिलेक्शन प्रोसेस में, वो भी इस समय? तो हमारा एमसी बोलता है, तो क्या मेरा पार्टिसिपेट करना काफी नहीं है? ये सुन के वो बूढ़ा बंदा काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है, क्या? इसके बाद हमारा एमसी इस बूढ़े बंदे को बोलता है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम इस मेन बिल्डिंग से बाहर जाओ, मेरे लिए तुम्हारे पास दो फेवर है। और हमारा एमसी बोलता है, जैसा कि हमारा क्लैन लॉ बताता है कि हमें काफी ज्यादा फेथफुल रहना चाहिए अपने वर्ड पर, नहीं तो हमें काफी बड़ी सजा मिलेगी, जैसे मू चैन और जियोंग को भी मिली है। ये सुनने के बाद जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा चुप हो जाते हैं, वहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा फैल जाता है। और एक बंदा गुस्से में बोलता है कि तुम पार्टिसिपेट करना चाहते थे उस प्रोसेस में, इसलिए तुम अपने आप को प्रूव करे हो कि तुम वर्दी हो या नहीं, इसलिए तुमने ये सब किया। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर, आप इसे एक्सेप्ट मत करना, इसने काफी ज्यादा बेइज्जती की है जितने भी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी। और एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि ये बच्चा दूसरे बच्चों के लिए काफी बड़ा थ्रेट है, उन कंटेस्टेंट के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, बहुत हो गया, तुम लोग चुप हो जाओ। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है, योंग मियोंग डान पार्टिसिपेट करेगा इस हायर सिलेक्शन प्रोसेस में। ये सुन के बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं, एल्डर, ये आप क्या बोल रहे हो? तभी वो एल्डर काफी गुस्से में आ जाता है, उसके चारों तरफ से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। वो बोलता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं इस बच्चे को रोकूं, ये पूरी तरीके से क्वालिफाई है पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो हाथ पटकते हुए बोलता है, तुम भूल गए इस मीटिंग का क्या रीजन था? तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसको वो बूढ़ा आदमी बोलता है, योंग मियोंग, तुम्हारी स्किल ने अगर तुम्हें नहीं बचाया तो तुम तैयार रहना जो भी तुमने आज किया है उसके लिए। और वो बूढ़ा आदमी काफी गुस्से में हमारे एमसी को घूर रहा होता और वो बोलता, अगर तुम फेल हुए क्लैन लीडर बनने में तो तुम काफी ज्यादा पछताओगे। इसके बाद हमें एमसी के घर को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उससे बोल रही होती है कि मैंने सुना आज क्या हुआ। और वो थोड़ा परेशान होते हुए बताते कि मुझे बताया गया कि तुम लीडर बनने वाले सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और हमारा एमसी अपनी मॉम से बोलता है, हाँ मॉम, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद उसकी मॉम सोचती है कि मुझे लगता है इसने काफी ज्यादा इसके बारे में सोचा है और मैं ये नहीं कह सकती कि ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में ये कर रहा है। और उसकी मॉम हमारे एमसी को देखते हुए बोलती है, यो मियोंग, मैंने इसका नाम यो मियोंग इसलिए रखा था क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जिंदा रहे चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। और वो आगे सोचती है कि अब मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे कोई छोटा बच्चा नहीं दिखता, अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल प्रेजेंस है जो बड़ा हो रहा है। और इसके बाद हमारे एमसी की मॉम हमारे एमसी के हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि ना ही मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुमने एनर्जी कंट्रोल टेक्निक कहाँ से सीखी और ना ही ये कि तुमने उन तीनों बच्चों को अकेले कैसे हरा दिया। और वो सीरियस होते हुए बोलती हैं कि मगर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम वो कंपटीशन जीत सकते हो? ये सुनने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं मदर, आफ्टर ऑल मैं पॉइजनस फीनिक्स का ही तो बेटा हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है, मेरे बेटे। और वो हमारे एमसी को गले लगाते हुए बोलती है, देखो तो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है मेरे बेटे। ये सुनने के बाद हमारा एमसी भी काफी खुश हो जाता है। और इसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि मैं कुछ भी करूंगा अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए। और इसके बाद हमारा एमसी अपने एनिमी को याद करते हुए सोचता है, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे मौत के घाट सुला दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं हर एक को चुन चुन के मारूंगा। और वो आवाज बोल रहा होता है, सिस्टर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और इसके बाद हमारे एमसी के मॉम और उसके भाई को दिखाया जाता है, वो हमारे एमसी के मॉम से बोल रहा होता है, क्या तुम नहीं जानती तो यंग क्लैन लीडर का कंपटीशन वो बच्चों का खेल नहीं है। और वो बोलता
बोलता है एवरी मोमेंट इज प्रीशियस। और इसकी मॉम बोलती है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, उसके पास ये सब करने का कोई रीजन है और आप भी ये जानते हैं ब्रदर। और वो आगे बोलती हैं कि अब वो कोई बच्चा नहीं रहा जो किसी प्लान के बिना काम करे। ये सुन के उसका ब्रदर बोलता है हाँ आपने सही कहा। और इसके बाद उसका भाई सोचने लगता है कि जो हमारा एमसी है उसकी जो मेंटालिटी है वो काफी बदल गई, वो काफी हिम्मत वाला है। और वो सोचते हैं ऐसा करना उसकी उम्र वाले बच्चों के लिए अनबिलीवेबल है। और इसके बाद हमें उनके बारे में बताया जाता है वो डार्क किंग है, ग्लेड रीडर 10 के, और उनका नाम जियोक ह्यूई है। और वो बोलता है इन सब चीजों के बावजूद उसका जो एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा बदल गया है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी के मॉम उनसे बोलती है क्या तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी डार्क किंग फैमिली हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तुम लोग काफी अच्छी तरीके से उसका ध्यान रख रहे हो। कंपटीशन से पहले मैं तुम लोगों का काफी दिल से शुक्रिया करती हूँ जियोक भी। और उसका भाई बोलता है कि उसने हमारे लिए ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट कर दिया था जिसके वजह से हमें इसमें घुसना पड़ा। और वो आगे बोलता है मैं उसकी मदद तो कर रहा हूँ मगर मुझे योमियोंग से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या ये उसके लिए सही रहेगा अकेले ट्रेन करना अपने आप को। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि मैं इतने समय से क्या कर रहा हूँ, मैं काफी समय से काफी अच्छा खाना खा रहा हूँ जो मेरी मॉम मेरे लिए बनाती हैं। और हमें खाने को दिखाया जाता है जो काफी टेस्टी लग रहा होता है। और जब मेरा पेट भर जाता है तब मैं जाकर सो जाता हूँ। और इन सभी चीजों के बाद वो अपना इंटरनल मेथड का इस्तेमाल करता है और अपने उलझे हुए क्यूआई पाथ को सही करने की कोशिश करता है। और वो हमें बताता है कि उसके पास जितने भी स्ट्रेंथ और स्किल है वो अभी किसी काम के नहीं है। मेरे जैसा कोई जो अवेकन हुआ है वो भी पास्ट लाइफ से जिसने अपने पुरानी जिंदगी में स्वॉर्ड मास्टर का रिलम को छुआ था, उस रिलम पे मैं फिर से पहुंचूंगा इस समय में भी। और वो आगे बताता है इन सभी चीजों के बाद जो मेरी बॉडी है वो अभी तरीके से पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है इस पावर को अपने अंदर संभालने के लिए। अभी मैं सिर्फ 12 साल का हूँ, इस वजह से जो मेरी बॉडी के अंदर मेरिडियन है और पाथवे वो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं है इम्प्योरिटीज से। और वो अपने एक उंगली पे खड़े होते हुए बोलता है कि जैसे जैसे मेरा लेवल इंक्रीज होगा मेरी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है इन सभी चीजों के बाद भी हमारा जो फाउंडेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो अपने ग्लव्स को टाइट करते हुए बोलता है मुझे अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है तो मुझे पूरी तरीके से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा और काफी अच्छा रेस्ट करना पड़ेगा जिससे मेरी फिजिकल ग्रोथ में भी काफी ज्यादा तरक्की होगी। और हमारा एमसी ऊपर देखते हुए बोलता है ये सभी चीजें काफी होंगी। इन सभी चीजों के बाद हमें कंपटीशन वाले दिन को दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी अपनी मॉम से अलविदा ले रहा होता है। और वो बोलता है ठीक है मॉम अब मैं चलता हूँ। और उसकी मॉम उसे बोलती है ठीक है बेटा तुम अपना ध्यान रखना। और उसका जो भाई रहता है वो भी बोलता है ठीक है सिस्टर मैं भी चलता हूँ। तो वो बोलती हैं ठीक है अपना और मेरे बेटे का ध्यान रखना, हम वापस जरूर मिलेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है चलो। इसके बाद हमारे एमसी की मॉम अपने हस्बैंड को याद करते हैं बोलती हैं देखो हमारा बेटा वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। और वो इमोशनल होते हुए सोचती हूँ मैं चाहती थी कि तुम उसे देखो। उसके बाद हमें डार्क किंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ कंपटीशन होने वाला था। इसके बाद हमें वहाँ काफी सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कंपटीशन के लिए आए होते हैं। उसके बाद हमें काफी सारे डबलिंग को दिखाया जाता है और एक आवाज बोल रही होती है कि हम यहाँ काफी ज्यादा जल्दी आ चुके हैं। और जो हमारा एमसी रहता है वो डम्पलिंग खाते हुए सोचता है कि जो डार्क किंग क्लैन का जो लीडर है वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और इसके बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ काफी ज्यादा जल्दी आ गया है, लगभग आधा घंटा पहले मैं आ चुका हूँ। और तभी एक बंदा हमारे एमसी को देखते हुए बोलता है ये बंदा ये तो सन ऑफ पॉइजन फिनिक्स है ना। और हमें उस चोमू से बंदे को दिखाया जाता और उसकी पूरी गैंग को। और वो हमारे एमसी से बोलता है तुम ही हो ना योंग मियोंग जिसने मो चैन को हराया था। और तभी वो बंदा और उसकी गैंग हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि ये रूमर गलत नहीं है ना कि तुम्हें तो सिर्फ मार्शल आर्ट भी नहीं आता। और उनमें से एक बंदा बोलता है तो देखो तो इस तरीके का बंदा कंपटीशन में भाग ले रहा है वो भी हमारे साथ, कितनी मजाक की बात है ना। और तभी जो हमारा एमसी रहता है उनकी ओर
घूमता है और वो उनको सीरियस नहीं ले रहा होता और एक और बंदा तभी बोल देता है कि ये जो यंग क्लैन लीडर है इसकी तो इज्जत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अचानक से तभी उस बंदे पर अटैक हो जाता है और वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। और उस बंदे की उस बुरी हालत को देखते हुए उसके टीममेट लोग बोलते हैं, हाँ तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो? और उनके टीम का एक बंदा गुस्से में बोलता है इस बंदे ने कोई अपना हिडन वेपन इस्तेमाल किया है। मगर उनके टीम का एक बंदा घबराते हुए बताता है, नहीं तुम लोग रुक जाओ 1 मिनट, ये कोई हिडन वेपन नहीं है, ये तो बस आधा खाया हुआ एक डम्पलिंग केक है। और हमें उस डम्पलिंग केक को दिखाया जाता और बंदे बोल रहे होते हैं किसने इस डम्पलिंग केक को इतने खतरनाक तरीके से कैसे फेंका। और बाकी सभी बंदे गुस्से में बोलते हैं हम इस बंदे को यहाँ से सही सलामत जाने नहीं देंगे और उस पर हमले करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है, मोचान के पास तो 2 ही लोग थे मगर तुम लोग के पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और हमारा एमसी उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने मोचान और उसके ग्रुप को किस तरीके से मारा था? इसके बाद वो डेविल रूप में आते हुए बोलता है, ये मैटर नहीं करता कि मैंने बंदों को कितनी बार पीटा है मगर हमेशा मुझे उन्हें पीटने में मजा आता है। और इन सभी चीजों के बावजूद जब मैंने मोचान का हाथ तोड़ा था तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोग तो इस कंपटीशन में भाग ले रहे हो, इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं भागोगे जब मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा। हमारे एमसी की इस तरीके के बात सुनकर उन सभी बंदों का फट जाता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते है बोलता है, सब साथ में मिलकर इस पर अटैक करो। और तभी हमें एक आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ हमारा एमसी खड़ा होता है पूरी शांति से, दूसरी तरफ वो सारे बंदे हमारे एमसी पर कूद रहे होते हैं उसे मारने के लिए। मगर अचानक से एक बंदे के मुंह पर चमाट पड़ता और वो उड़ के दूर फेंका जाता है और वो बंदा उड़ते हुए जाकर हमारे एमसी के अंकल के पास गिरता है, जो देख के हमारे एमसी के अंकल घबरा जाते हैं। और वो उस गिरे हुए बच्चे को देख के बोलते हैं, ये बच्चा तो कंपटीशन में भाग ले रहा था ना, शायद वहाँ कुछ गड़बड़ है। और वो दौड़ते हुए हमारे एमसी को देखने के लिए चले जाते हैं। और तभी वो वहाँ पहुँचकर बोलते हैं, तुम लोग रुक जाओ, यहाँ क्या हो रहा है? मगर तभी वो कुछ देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ये क्या चीज है? और तभी हमें उन सभी बंदे को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी से लड़ना चाह रहे थे। उनकी जो हालत रहती है वो कुत्ते से भी बुरी रहती है, वो जमीन में पड़े पड़े आवाज निकाल रहे होते हैं और कोई बोल रहा होता है ये बहुत दुख रहा है। और हमारा एमसी उन बंदों के ढेर पर बैठा होता है और वो अपना डम्पलिंग खाते हुए बोलता है, आप यहाँ आखिरकार आ ही गए, मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था यहाँ इंतजार करते करते। और वो काफी तगड़ी स्माइल देता है और हमारा एमसी अपने अंकल से बोलता है, आप कुछ गलत मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना, यही लोग थे जिन्होंने पहले ये लड़ाई स्टार्ट की थी, इसलिए मुझ पे थोड़ा रहम करना, मेरी शादी कोई गलती नहीं थी। ये सुनने के बाद उसके अंकल अपने सर पे हाथ पीटते। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ग्रैंड एल्डर, ये कैसे हो सकता है, कितने सारे बच्चे कंपटीशन से पहले घायल हो गए। और वो आगे बोलता है कि अगर ऐसा पर्सन क्लैन लीडर बन गया तो कुछ ऐसा होगा जो हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सब सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर अपने सोच में खो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे और इंस्ट्रक्टर रहते हैं। इसके बाद उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये कंपटीशन कैसे कंडक्ट होने वाला है, तो जो पिंक हेयर वाली लड़की रहती है वो बोलती है, पहले के टाइम पे 3 से 4 साल का ट्रेनिंग होता था, उसके बाद 1v1 ड्यूल होता था। ये सुनने के बाद वो ब्लू हेयर वाली लड़की पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की बताती है कि तुमने मुझसे सवाल किया था तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, मैंने तो सुना था जो कंपटीशन के डिटेल है उन्हें छुपा के रखा गया है, मगर तुम्हें कैसे मालूम है? ये सुनने के बाद वो लड़की काफी खुश आती है और वो बोलती है कि जो मेरे फादर है वो जनरल ऑफिस में काम करते हैं इसलिए मुझे ये बात पता है, इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा जरूरी होती है किसी भी सिचुएशन में। मगर तभी उन लोगों के इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम लोग चुप हो जाओ, और वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं हूँ डार्क किंग क्लैन लीडर टैंग जियोक्वी, और वो बोलते हैं कि इस कंपटीशन को मैं ही कंडक्ट करने वाला हूँ। अब मैं तुम सभी को इस कंपटीशन के रूल को समझा देता हूँ। और उनको देख के बाकी सारे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और उनका नाम लेने लगते हैं, द लीडर जियोक्वी, और बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट लीडर है हमारे क्लैन के। और वो कंपटीशन के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि जो कंपटीशन
कंपटीशन वो 4 साल का रहता है, जिसमें से 3 साल रहता है उसमें लोगों को प्रैक्टिस करना होता है। और वो आगे बताते हैं कि सबसे पहले ईयर में आपको अपने हिसाब से अपना स्किल खोजना पड़ता है, जिसको आप आगे अच्छा इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो थ्रोइंग स्किल हो या फिर हाइडिंग वेपन टेक्निक्स या फिर पॉइजन स्किल। और इसके बाद जो बाकी के 2 साल बचे उसमें आपको है वॉरियर के गाइडेंस में रहकर सीखना होगा। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर एक बार आप ये सभी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले तो आपका मेन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और इस बार का जो कंपटीशन रहेगा उसका फॉर्म रहेगा। और बस इतना सुनने के बाद वो पिंक बाल वाली लड़की बोलती है 1-on-1 ड्यूल। मगर तभी पीछे से ग्रैंड एल्डर आते हुए बोलते हैं नहीं, इस बार होगा पॉइजन मैच। ये सुनने के बाद उन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और बाकी सभी लोगों को भी। और वहाँ जितने सारे भी बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं गू पॉइजन, ये तो वही पॉइजन है ना। और हमें बताया जाता है कि इस मेथड में हमें स्ट्रॉन्ग पॉइजन को एक जार में रखकर एक दूसरे से फाइट करना पड़ता है और हमें इसे रिफाइन भी करना पड़ता है। ये जो गू पॉइजन मैच है ये एक पर्सनल कॉम्बैट कॉम्पिटिशन है जहाँ बंदे आखिर तक लड़ेंगे और आखिर में बस एक ही बंदा बचेगा। और जो ग्रैंड एल्डर रहते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि असलियत में हम लोग 1-on-1 ड्यूल करवा के क्लैन लीडर को चूज करने वाले थे, मगर कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद हमें अपने डिसीजन को बदलना पड़ा। और अगर हम इस कंपटीशन को पहले जैसा रहने देते तो ये इंसिडेंट फिर से होता, जिस वजह से हमने कंपटीशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया ताकि जितने भी लोग हैं वो अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर सकें। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसको सारे बंदे घूर रहे होते हैं, वो भी काफी गुस्से में और बोल रहे होते हैं कि यही बंदा है टैंग योम यूंग जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और ग्रैंड एल्डर आके बताते हैं जो यंग क्लैन लीडर की पोजीशन है वो काफी जरूरी है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर की जो टैन फैमिली है उन्हीं पर डिपेंड करेगी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, एक नोबल सेरेमनी है जहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी को रिस्क पर लगाना होगा ताकि तुम अपने लिमिट को पुश कर सको। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लड़ो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, तुम्हारी जीत ही टैन फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करेगी। फिर उनमें से कुछ कॉम्पिटिटर्स को बुलाया जाता है जिन्हें गू पॉइजन को सरवाइव करने के लिए बोला जाता है। पहला टैंग जियोंग इल, मो चैन, टैंग योंग, टैन शियोंग, टैन ग्यूक्लिन और आखिर में टैंग योंग मियोंग। और इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सोचता है ये उतना भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ब्लैक डेथ अलायंस टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जो डार्क मून स्वॉर्ड सेक का मेन कैंप है। वहाँ मीटिंग चल रही होती है। एक बंदा बोल रहा होता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं अच्छे तरीके से जानता कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा बिजी थे अपने काम करने में, लेकिन मेरा बात एक बार जरूर से सुन लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। और वो आगे बोलता है जैसा कि आप लोग जानते हैं जो टैन फैमिली है वो अभी काफी चुपचाप से अपना काम कर रही है। तो जो उनका दूसरा साथी ये सुन के वो बोलता है क्या तुम बात कर रहे हो यंग क्लैन लीडर कंपटीशन के बारे में? जहाँ तक मुझे पता है कि जो कंपटीशन उसे डिक्लेयर कर दिया गया कुछ दिन पहले ही। तो वो बंदा आगे बोलता है हाँ आप लोगों ने सही कहा। और आपको क्या मालूम है जो पार्टिसिपेंट है वो वहीं के बच्चे हैं टैन फैमिली के जो आगे चल के क्लैन लीडर बनने वाले हैं। और उनकी जो कैरेज है वो अभी निकल चुकी है। हाँ तुमने सही कहा, जो टैन फैमिली का भी करंट स्टेट है वो काफी ज्यादा कमजोर है। हमारे जो लीडर हो जब चाहे उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमें ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है यू जिल जून। और वो बंदा आके बोलता है लेकिन हमारे लीडर ने उन्हें अभी छोड़ा हुआ है क्योंकि वो क्लैन अभी भी हमारे किसी काम का है। और वो जो बच्चे हैं वही हैं टैन फैमिली के फ्यूचर। अगर उन बच्चों के साथ कुछ हो गया तो टैन फैमिली को काफी बड़ा झटका लगेगा। और उनमें से एक जो फीमेल एल्डर रहती है वो हंसते हुए बोलती है कि जो एल्डर के वर्ड है वो सच में काफी ज्यादा सही हैं। और वो हंसने लगती है। और उनका एक अजीब सा बंदा बोलता है जो टैन फैमिली है वो अभी काफी ज्यादा कमजोर है मगर अभी भी वो हमारे लिए काफी मुसीबत पैदा करती है, तो हमें कब कदम उठाना है? तो वो जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है अभी के लिए हम
कुछ नहीं कर सकते। और वो आगे बोलता है मान लो अगर हमने कैरेजेस को फॉलो कर भी लिया और उनको मार भी दिया तो इससे जो टैन फैमिली है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वो आगे बताता है कि जो टैन फैमिली का यंग क्लैन लीडर कंपटीशन है वो पूरे 4 साल से चल रहा है। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी उन बच्चों को बड़ा करने के लिए, लेकिन क्या हो जब आखिर में कंपटीशन के क्लाइमेक्स पे उन सभी को मार डालूं। इसके बाद वो जो टैन फैमिली है वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगी। ये सुनने के बाद वो फीमेल एल्डर बोलती है जैसा कि हमने जिगल फैमिली और मोयोंग फैमिली के साथ किया था। और वो बंदा आगे बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो अब हम उन्हें सिर्फ ट्रैक करते हैं, 4 साल का इंतजार और ये खेल शुरू। और वो बंदा हमें आगे बताता है कि जो ट्रैकर था उन्हें हमने पहले ही अरेंज कर दिया और यहाँ तक कि हमने एक सीड को भी प्लांट कर दिया है। अब तो ये जो पूरी टैन फैमिली है वो हमारे हाथों की कठपुतली बन चुकी है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहाड़ पर क्लैन लीडर कंपटीशन चल रहा होता है। वहाँ हमारा एमसी और उसका ग्रुप होता है और उसका जो लीडर या फिर जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोल रहा होता है कि जो कंपटीशन का रूल है वो बदल चुका है मगर जो शेड्यूल और है ना इसका प्रोसीजर है वो अभी भी सेम है पहले जैसा। और इस कंपटीशन के द्वारा जो पार्टिसिपेंट है उनको उनके नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें उनके नंबर से बुलाया जाएगा। और हर एक ग्रुप में 4 बंदे होंगे और जो तुम्हारे ग्रुप का नंबर है वो है 7। उसके बाद हमें से ग्रुप के सभी बंदे का नंबर दिखाया जाता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और तभी वो इंस्ट्रक्टर नोटिस करता है कि वहाँ एक बंदा नहीं है। वो बोलता है वेट बाकी का एक बंदा कहाँ है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसका नंबर रहता है 28। वो इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हैं बोलता है नंबर 28 तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ आओ। तो हमारा एमसी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं यहाँ कुछ सोच रहा था, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं अभी आता हूँ। तो वो इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है बोलता अभी कोई भी समय नहीं है तुम्हें कुछ भी सोचने और डिस्ट्रैक्ट होने का, तुम अगर पीछे छूट गए तो तुम भुला जाओगे। तभी हमारा एमसी सोचता है कि इस बंदे ने वो सेंस नहीं किया जो मैंने सेंस किया था। मैंने यहाँ पीछे से कुछ प्रेजेंस को फील किया था और ये प्रेजेंस कुछ ऐसा नहीं था कि कोई कॉमन आदमी यहाँ से जा रहा है या फिर टैन फैमिली का कोई मेंबर, हमारा कोई पीछा जरूर कर रहा है। तभी वो लोग एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने आ जाते हैं जहाँ एक बंदा बोलता है कि इंस्ट्रक्टर यही जगह है क्या, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी उस बड़े से चट्टान से आवाज आती है ग्रुप 7 पासवर्ड बताओ। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या ये पहाड़ बात कर रहा है। तो ये सुन के वो इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है पॉइजन किंग ऑफ हिडन पॉइजन। तभी उस चट्टान से आवाज आता है ठीक है और वो चट्टान खुलने लगता है। ये देखने के बाद वो चारों बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। तभी उस चट्टान के अंदर से कोई निकलते हुए बोलता है तुम सबसे मिलके काफी अच्छा लगा और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। और वो बंदा अपना नाम जिगल बताता है और वो बोलता है कि मैं इस कंपटीशन को असिस्ट करूंगा तुम्हारे लिए। इसके बाद हमें जिगल के फैमिली के बारे में बताया जाता है। एक समय पे जो जिगल की फैमिली थी वो टैन फैमिली की तरह ही काफी ऊंचाइयों पर थी, मगर जब डीमन लॉर्ड आया तो उसने उसकी फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और वो बंदा हमारे एमसी के ग्रुप से बोल रहा होता है कि जो टैन फैमिली उसी ने हमें बचाया था, जितने भी हम लोग बचे वो टैन फैमिली की वजह से बचे, जिस वजह से हमने टैन फैमिली से वादा किया था कि हम इस जगह को बचाएंगे उन बुरे लोगों से जो इस कंपटीशन को रोकना चाहते हैं और इसमें इंटरप्ट करना चाहते हैं। जो हमारे जिगल फैमिली है वो असिस्ट करती है तुम लोगों को इस फॉर्मेशन से निकालने के लिए। तभी वो लोग उस फॉर्मेशन को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये फॉर्मेशन टेक्निक जिगल फैमिली का है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक स्पेस जैसा है। तभी वो लोग उस फॉर्मेशन के सामने पहुंच जाते हैं मगर वो जो एल्डर रहता है वो नोटिस कर लेता हमारे एमसी को और वो सोचता है इसके साथ क्या गलत है, ये बंदा फिर से कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये इसने अभी तक किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया है। और मैं अगर सोचूं तो ये बंदा कैरेज में भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और तभी हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा उनसे पूछ रहा होता है अगर तुम लोग वहाँ पहुंच गए तो वहाँ उसके बाद तुम्हें 3 साल तक साथ में रहना है। ये सुन के वो सब बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो आके बोलता है कैसा रहेगा अगर तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और वो हमारे एमसी की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम ही हो ना टैंग योम योंग। और इसके बाद जो पिंक हेयर वाली लड़की रहती है वो अपना नाम
नाम टैंग यूरी बताती है और वो बोलती है कि मैंने तुम लोगों के बारे में काफी कुछ सुना है और खास के तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तुमने कंपटीशन से पहले ही लड़ाई झगड़ा कर लिया था। और उनमें से एक और जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी का बोलता है मेरा नाम जियोंग है, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तुम काफी ज्यादा फेमस हो। मैंने तो यहाँ तक की सुना है कि तुमने यंग योंग को भी पीटा था, सही कह रहा हूँ ना मैं? और वो लड़के बोलते है कि तुम्हारे पास तो अपने ग्रेट ग्रैंड फादर के जैसी पावर है, वो भी थे जो जो 3 ग्रेट एल्डर में आते थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? और वो आगे बोलते कि तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए इस 4 साल की कंपटीशन में। लेकिन तभी हमारा हमसे कुछ बोल देता है, तभी हमारा हमसे उसको चुप कराता है, बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इसमें मेरी गलती है कि जो ग्रुप मैच स्टार्ट हो चुका है? तभी वो लड़की घबराता है, बोलते ये सरप्राइजिंग है कि रूल चेंज हुआ, मगर मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मगर उनमें से एक लड़की बोलती है नहीं मुझे इसके बारे में बहस करना है, मुझे आर्गू करना है। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि हमें इन सबको भुला देना चाहिए क्योंकि आपसे हम एक ग्रुप में है। मगर वो जो लड़की रहती है बोलती है नहीं, मुझे अभी भी आर्गू करना है, मुझे बहस करना है इसके बारे में। और वो लड़की हमारे एमसी की ओर देखते हुए बोलती है देखो ये कैसे देख रहा है, मैं तुम्हें इसके फेस को देख के ऐसा लगता है कि इसे कुछ पछतावा भी है कि इसने क्या किया है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी छोटे से मुस्कुराहट देता है, वो थोड़ा उदास लग रहा होता है। वो लड़की बोलती है देखो तो ये हमें चिढ़ा रहा है, ये मुझे चिढ़ा रहा है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो ब्लू बाल वाली लड़की सोच रही होती है कि दूसरे लोग तुम पर इजी जा रहे हैं, वो तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, लेकिन मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैंने इस दिन के लिए काफी ज्यादा तैयारी की है। और वो गुस्से में सोचती है अगर इस बंदे ने और कोई दिक्कत खड़ी करी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मगर अचानक से वो लड़की दूसरी लड़की से टकरा जाती है और वो उनसे बोलती है कि तुम लोग अचानक से रुक क्यों गए? तो वो लोग घबराते हैं, बोलते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर जिगेल है वो अचानक से गायब हो गए हैं। और हमें दिखाया जाता है जो इंस्ट्रक्टर जिगेल रहते हैं वो वहाँ पे नहीं रहते। ये देख के सब घबरा जाते हैं हमारे एमसी को छोड़ करके। और उनमें से एक बंदा घबराते हुए बोलता है वो तो अभी थोड़ा देर पहले हमारे सामने ही थे, अचानक से वो कहाँ गायब हो गए? तो वो पिंक बाल वाली लड़की बोलती है वो आखिर कहाँ जा सकते हैं? तो वो जो ब्लू बाल वाली लड़की रहती है वो घबराते हुए बोलती है क्या हम इस फॉर्मेशन में भुला चुके हैं? क्या इंस्ट्रक्टर जिगेल अपने ही फॉर्मेशन में भुला गए? वो यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? वो पूरा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है नहीं रुको, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? कौन होगा जो हमें यहाँ से निकाल पाएगा? और वो आगे बोलती है क्या हम अगर यहाँ रुके रहे तो कोई हमें बचाने आएगा? जब ये सब हो रहा होता है तो हमारा एमसी काफी शांति से खड़ा होता है जिसे ब्लू बॉल वाली नोटिस कर लेती है। और जो उनके टीम का बंदा रहता है वो बोलता है हम यहाँ ट्रैप हो गए और हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। तब वो पिंक बॉल वाली लड़की बोलती है क्या कोई यहाँ है जिसको फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज है? ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपना हाथ हिला रहा होता है और वो ब्लू बाल वाली लड़की उसको देख के बोलती है कि ऐसे सिचुएशन में ये बंदा इतना शांत कैसे रह सकता है?